तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं आपका न्यू चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो ना बेटा, तो आपके पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर आपके यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ये जो बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे हैं आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? देख लीजिए, इस साइड जो है वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके जो दूसरी साइड पे हैं ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में बीच में लाई करते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। क्लियर? चलिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया पीरियोडिक टेबल में, इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का ब्रिज बनाते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनके लेफ्ट साइड पे होते हैं और आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनके राइट साइड पे होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, बीच वाले स्टेट में है यहाँ पे। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा या एस ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा। तो सिमिलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे बेटा जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका डी ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन जब आप निकल की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो उसमें हम कुछ ऐसे लिखते हैं 3d8 4s2। तो तुम लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम जो लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो 4s2 लिख रहे हैं, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, फिर तो ये रूल गलत है, फिर तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आना चाहिए निकल। लेकिन निकल के केस में एक्चुअली क्या है कि आपका s ऑर्बिटल पहले फिल हुआ है, उसके बाद आपका d ऑर्बिटल फिल हुआ है। क्योंकि हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपका n+l रूल। n जो होता है वो नंबर ऑफ शेल होते हैं और जो l होता है वो नंबर ऑफ सब शेल होते हैं। ठीक है, तो सब शेल इनकी वैल्यू तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। जो सब शेल होते हैं जैसे s, p, d एंड f, तो L की वैल्यू S के लिए आपकी 0 होती है, P की वैल्यू 1 होती है, D की वैल्यू 2 होती है और F की वैल्यू आपके पास 3 होती है। ठीक है, तो above प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जिस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। चलिए अभी देखते हैं निकल के केस में। आपने देखा 4s एंड 3d था आपके लास्ट में, तो 4s की जब हमने एनर्जी निकाली 4 आपके पास वैसे ही आ जाएगा शेल, प्लस आपके पास सब शेल है आपके पास s, तो s की वैल्यू होती है 0। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s की वैल्यू आ गई 4 और 3d की वैल्यू जो है 3 आपके पास शेल रह जाएगा। 2 आपके पास कहाँ से आया? क्योंकि d की वैल्यू सब शेल में आपके पास 2 होती है। तो अगर n+l रूल के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कितनी आई? 5। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हुआ कि 4s को हमें पहले भरना पड़ा और फिर हमने 3d को भरा। ठीक है, तो ये इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि जो निकल है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती बार हम 4s को शो करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन d में ही जाता है क्योंकि 4s की एनर्जी जो होती है बेटा वो आपके पास कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्बिटल को फिल करते हो। और जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है तो उसका भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है। जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बना रखा है, 1s सबसे पहले भरा जाता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s। तो इस तरह से आपकी एनर्जी यहाँ पे चलती है, पहले 1s फिर 2s। तो इस तरह से आपकी एनर्जी यहाँ पे होती है और उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते भी चलते हैं। क्लियर? इसको ईजी याद रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं, जैसे पहले 2s ऑर्बिटल भरे जाएंगे, यानी कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फास्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फास्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ठीक है,
तो एटलीस्ट शुरू के तो आपको याद ही होने चाहिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, यहाँ तक एटलीस्ट याद कर लो, क्योंकि अभी ये आपके जो क्लास 12th है यहाँ तक कम से कम आपको आनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे तो इस तरह से आप जब भी उसके लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हमेशा दिमाग में रखना स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ये आपके लिए ट्रिक है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स तब बोलते हैं अगर इनके वैलेंस शेल में आपके पास हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। मतलब जब आप डी ऑर्बिटल भरते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर उसमें 9 है, 8 है, 7 है, 5 4 3 2 कितने भी हैं, अगर इनकम्प्लीट है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डी ऑर्बिटल में, तो आप उसको बोलोगे ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्या होता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उनको हम ट्रूली नहीं कह सकते हैं कि ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो होती है। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ये एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं कि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हो तो इसमें जो है वो आपको फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। जैसे जिंक के केस में 3D फुली फिल्ड है, कैडमियम के केस में भी 3D 4D फुली फिल्ड है, और मरकरी के केस में भी जो है वो FD फुली फिल्ड है। तो इनको आप एक्चुअली में ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप पूछोगे कि मैम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो, हमारे जितने भी प्रीसियस एलिमेंट्स हैं ना, जो काफ़ी कीमती और अनमोल हैं हमारे लिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सारे तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आते हैं, ठीक है। इवन जो इंडस्ट्रियल यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा आयरन है, कॉपर है, टाइटेनियम है, ये सारे भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही आते हैं। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना तो बनता है। चलिए डिटेल स्टडी करते हैं अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैंने पीरियोडिक टेबल में जब आपको इसके बारे में बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इसकी 4 सीरीज थी। आप देख सकते हैं, पहली हो गई आपके पास सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3 एंड सीरीज नंबर 4। क्लियर? ये आपके पास सारी क्या आ गई? आपकी 4 सीरीज आ गई। किसकी? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आपके पास क्या आते हैं? सारे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने आपको 4 सीरीज बताई हैं इसमें। अब सारी सीरीज याद करना तो बहुत मुश्किल होता है, पर एटलीस्ट आपको एक सीरीज तो याद होनी चाहिए। तो आप 21 से लेकर 30 तक आपको जो 10 एलिमेंट्स हैं, आपके फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो आपको याद होने चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर? जो एलिमेंट्स आपके एक ही सीरीज में लाई करते हैं, उन एलिमेंट्स में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे आपके पास सीरीज नंबर 1 है, जो मैंने अभी आपको बताई, स्कैंडियम से लेकर आपके जिंक तक, जब आप इनकी प्रॉपर्टीज देखते हो ना, तो एकदम सेम प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। एक आधी प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है इनकी सेम होती हैं। तो आप जब भी आगे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके लिए कम से कम आपको एक सीरीज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो याद होनी चाहिए। ओके तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, एक मेमोरी ट्रिक होती है, पर उससे पहले आपको एलिमेंट्स एक एक बार नाम पढ़ लेना, 2-3 बार, तो एटलीस्ट जब हम मैजिकल ट्रिक बनाएंगे तो आपको वो याद रहेगी। तो एक ट्रिक ये हो सकती है, साइंस टीचर, एक साइंस टीचर है जिनका नाम है वानी कौर। साइंस टीचर वानी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो जो साइंस टीचर वानी कौर है उनको बहुत पसंद है क्या? कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो साइंस, अब देखते चलना, साइंस मतलब स्कैंडियम, टीचर मतलब टाइटेनियम, वैनी मतलब वेनेडियम, आपके पास कॉर मतलब क्रोमियम, मांगे मतलब क्या होगा? मैग्नीज, फिर का मतलब आयरन। फिर मैं आयरन क्यों बोल रही हूँ? आई होना चाहिए था ना, क्योंकि जो इसका सिंबल होता है, एटॉमिक सिंबल होता है, इस एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, मुझे ये इजी लगी तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। क्लियर? जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो होती है n-1 d1 to 10 ns1 to 2, क्योंकि D जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें आप 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और जो आपका S ऑर्बिटल है उसमें आप 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो
दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके पेपर में पूछ ली जाती है ये चीज़ें कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है। तो आपको सब एलिमेंट्स की, यानी कि जितने पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे मैंने बनाया है एक एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक एटम के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस आपके पास न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के पास होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन नाम ही इसलिए रखा है, न्यूट्रल है, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर? तो हमारे पास सिर्फ कौन सा चार्ज बना? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहा हमारे पास हमारे न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? ओके, अब न्यूक्लियस के बाहर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके सारे जो जितने भी शेल होंगे बाहर वो उसमें घूमते रहते हैं। क्लियर? चलिए अब जो आपके पास आगे देखते हैं, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसको अल्टीमेट शेल। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस शेल जो उससे अंदर वाला होता है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल, जिसको आप n-1 से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखो, ns वाला जो है ये सबसे बाहर वाला शेल है। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ns वाला। पेनल्टीमेट शेल जो है वो n-1 वाला होगा, और जो सबसे अंदर होगा, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक वाला शेल होगा, उसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर? जिसको n-2 से भी आप डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ मैंने अभी आइडिया दिया आपको एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जिसमें अगर आप न्यूक्लियस के अंदर की बात करो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वाला होगा, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल रहे हैं। मेटल्स वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इनके पास कोई ना कोई मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती होंगी, तभी तो इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से इनको मेटल्स का नाम दिया गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ये काफ़ी मजबूत मटेरियल होता है जो इजीली ब्रेकआउट या फ्रैक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये काफ़ी सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो एटम्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगली जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो है डक्टिलिटी। तो इनकी जो है वो काफ़ी अच्छी डक्टिलिटी होती है। मतलब जब हम मेटल्स को, अब डक्टिलिटी होता क्या है? क्या होता है जब आप मेटल को अगर खींचोगे और मेटल को खींच के अगर आप थिन वायर बनाना चाहो तो बन जाती है, तो उसको आप कहते हैं डक्टिलिटी। तो ये भी इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे मेटल्स होते हैं, अगर हम मेटल्स को जैसे बीट करें या उनको पीटें तो पीट के हम उनको थिन शीट्स में बना सकते हैं। तो इस तरह इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की। जैसे एल्यूमिनियम शीट हो गई आपके पास, गोल्ड शीट हो गई, ये आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनी। इनका जो है सरफेस शाइनी होता है। जैसे मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका जो सरफेस है वो भी आपका लस्टरस या शाइनी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर? थर्मल का वर्ड किससे रिलेटेड है? आपके हीट से। मतलब ये हीट को अपने में से पास होने देते हैं। ठीक है, तो दे हैव द हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि मेटल्स होते हैं उनकी भी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इनकी भी जो है वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब भी वही होगा कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। जैसे मेटल्स होते हैं ना, तो ये भी सेम वैसे होते हैं, दे आर आल्सो द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉर्मली अगर उनको आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, एकदम मतलब मेटल की तरह एकदम इनका स्ट्रक्चर वैसा होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी और मैंगनीज, ये आपके पास जो है वो मेटेलिक स्ट्रक्चर यानी कि बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। वेरी मच हार्ड, ठीक है, आप इनको तोड़ना चाहो तो इजीली तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, हार्ड होते हैं। एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। वोलेटाइल का मतलब क्या?
वोलेटाइल नेचर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आसानी से जब वेपर स्टेट में चल जाती है उसको हम बोलते हैं यार ये तो इसकी तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ जो है वो आसानी से वेपर स्टेट में नहीं जाती है तब आप उसको कहते हो कि इसकी जो है वो हाई वोलेटिलिटी नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। जिंक, कैडमियम और मर्करी ये जो है वो हाईली वोलेटाइल होते हैं और इजीली जो है वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कि दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनका जो है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब है, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? कोई एनर्जी देना। ठीक है, तो अगर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स में एटम्स को दूर दूर करना हो जो कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट मीन्स हाई एनर्जी शुड बी गिवन इफ यू वांट टू सेपरेट एटम्स। ऐसा क्यों होता है? क्यों इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है? याद रखना, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपके वैलेंस शेल में उतने ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपकी लगेगी। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज, कि आपके पास एटॉमिक साइज जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किस तरह से बढ़ता है, घटता कैसे है। अब देखते हैं लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज क्या करता है। तो क्या होता है, जब आप एटॉमिक साइज पढ़ने जाओगे तो उससे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास +1 में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाले शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है आपके न्यूक्लियस के साथ, उसको आप कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले शेल में है वो कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है आपके न्यूक्लियस के साथ, उसको आप कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द outermost वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। यानी कि बाहर के शेल में, वैलेंस शेल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन फील ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो अंदर वाले शेल होते हैं, वैलेंस शेल के जो अंदर शेल होते हैं, जिनका नाम मैंने बताया था पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल होते हैं, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतनी फोर्स लगाने ही नहीं देते न्यूक्लियस को या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो एज अ स्क्रीन आपके पास आगे जो है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आगे अड़े हुए हैं बेचारे के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के आगे अड़े हुए हैं। ठीक है, आप क्लास में जैसे बैठते हो, अगर आप पीछे बैठे हो, अगर आप बिल्कुल पीछे बैठे हो, आपके आगे एक भी बच्चा नहीं बैठा, अगर टीचर बोर्ड के ऊपर लिखवाएगा फिर भी आपको एकदम क्लियर दिखेगा। लेकिन आप सबसे लास्ट में बैठे हो, आपके आगे 3-4 रो और बैठी हैं, ठीक है, आगे भी बच्चे बैठे हैं बड़े सारे, तो क्या होगा, आपको थोड़ी दिक्कत होगी बोर्ड देखने में। ठीक है, तो उसके वो एज अ स्क्रीन आपके आगे जो है वो काम करें। तो इसी तरह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, उनके आगे जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ स्क्रीन एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास लेस अट्रैक्शन हो पाती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच। तो इसको आप कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एंड ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव जिससे हम डिनोट करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कितना चार्ज होगा उसको आप कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम देखो स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं जैसे आपके पास, लेकिन देखो डी में ही बढ़ रहे हैं, कोई और ऑर्बिटल तो नहीं ऐड हो रहा है हमारे पास। तो पहले डी में जो है वो जब स्कैंडियम के केस में देखो 3d1 4s2, यानी कि डी में आपके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, टाइटेनियम में 2 3 5 5, तो इस तरह से आपके जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल थोड़े ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो अट्रैक्शन होगी यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जैसे जैसे हम आगे मूव करते रहेंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे हम स्कैंडियम से अगर जिंक की तरफ मूव करेंगे तो होना क्या चाहिए, जो हमारे एटम का साइज है वो छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से क्या होगा कि न्यूक्लियस और आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच काफ़ी फोर्स लगेगी।
क्लियर? चलिए तो फिर 10 देख लेते हैं। तो जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक चल रहे हैं तो एकदम सही हो रहा है कि आपके जो एटम का साइज है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर उतना ही ज़्यादा चार्ज लगा रहे हैं। तो यहाँ तक तो सही चल रहा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा था। स्क्रीनिंग इफेक्ट से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जा रहे थे, जब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज लगा रहे थे। लेकिन आयरन, आपका कोबाल्ट और निकल में ऐसा नहीं होता है। उनका जब हमने देखा तो उनका साइज सेम ही होता है, उन तीनों का साइज एक बराबर होता है। ऐसा क्यों हो गया? चलिए देखते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज एकदम सेम क्यों हो गया? आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे देखिए 3d6 4s2 3d7 4s2, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है डी में भी काफ़ी ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एस और डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ऑलरेडी बड़ा था, तो ये दोनों जो है वो रिपेल भी करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एकदम बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो तीनों हैं आपके पास, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका साइज सेम रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपर और जिंक के केस में क्या हुआ कि एटॉमिक साइज अब बहुत बढ़ गया, ठीक है। अब कॉपर और जिंक जो है उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। अब साइज क्यों बढ़ गया? अब साइज इसलिए बढ़ गया क्योंकि अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास। आप देख सकते हो कॉपर और जिंक के केस में ऑलमोस्ट फिल्ड होते हैं, ऑलमोस्ट फुली फिल्ड जो है वो आपके पास यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो ये कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स में और ज़्यादा रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप याद रखोगे कि आपके पास क्या होता है, जब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो कॉपर और जिंक होता है उनका एटम का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ी। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।